हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक। तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे मानिक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो को चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार से आएगा कि वैद्युत रसायन, आप इंग्लिश में जरूर लिख कर आना, मैंने आपको बता रखा है इंग्लिश में यदि आप लिख कर आओगे तो आपके नंबर भी ज्यादा आएंगे, ठीक है। आप उससे प्रेशर भी ज्यादा पड़ता है, ठीक। इस प्रकार से आपको लिख कर आना है इसमें वैद्युत रसायन, ठीक है। वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा का यानी कि रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। प्यारे बच्चे, समझे आप? इस प्रकार से लिखना है आपको। देखिए, दोबारा पढ़ लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा यानी कि रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। तो प्यारा बच्चे, यहाँ आपको बस एक बात याद रखनी है, 2 बातें याद रख लो, रासायनिक ऊर्जा और एक वैद्युत ऊर्जा। यानी कि इस परिभाषा को बनाने के लिए आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली है पहली बात भी याद रखनी है आपको रासायनिक ऊर्जा, और दूसरी बात याद रखनी है आपको वैद्युत ऊर्जा। तो इसमें करेंगे क्या, आप वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे आप, ठीक है, परिवर्तन करेंगे। तो ये किस शाखा के अंदर करेंगे आप? वैद्युत रसायन चैप्टर के अंदर है, वैद्युत रसायन शाखा के अंदर ये कार्य किया जाता है, ठीक है। जितने भी सारे सेल बनाए जाते हैं वो वैद्युत रसायन में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे, सेलों के बारे में अध्ययन करेंगे आगे, ठीक है। तो उससे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, जो कि मैंने अभी आपको पढ़कर बताई है, तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है, ठीक है। तो ये वैद्युत रसायन होगी। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यार बच्चों, इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड आएगा क्वेश्चन तो किस प्रकार से लिखकर आना है। तो इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, हिंदी में भी इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने इलेक्ट्रोड को समझ लिया है तो मैं आपसे बताऊं, यदि आप इलेक्ट्रोड समझ गए तो मानिक इलेक्ट्रोड अपने आप समझ में आ जाएगा। और जब मानिक इलेक्ट्रोड समझ गए तो आपको इलेक्ट्रो विभव भी समझ में आ जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से लिंक है। यदि आप एक को समझ गए दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, यदि आप दूसरा समझ गए तीसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक है, दूसरा क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन से लिंक है। यदि एक समझ में आ गया तो दूसरा समझ में आ जाएगा, दूसरा समझ में आया तो तीसरा समझ में आ जाएगा। यदि आपने एक को नहीं सुना तो दूसरा समझ में नहीं आने वाला है। यदि आप दूसरे को नहीं सुनेंगे तो तीसरा क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए प्लीज इलेक्ट्रोड को जरूर समझ लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से लिखना है इलेक्ट्रोड। देखिए, जब किसी धातु की छड़ को, तो लिख के क्या आना है इसके अंदर, जब किसी धातु की छड़ को, आपको याद रखना है धातु की छड़, ठीक है। धातु कुछ भी हो सकता है, जिंक भी हो सकती है और कॉपर भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको लेना है यहाँ पर, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु की लवण के जली विलयन में, यानी कि जिस धातु की आप छड़ लोगे उसी धातु का लवण का जली विलयन लोगे, ठीक है। तो उसी धातु का लवण का जली विलयन जैसे लोगे उसके अंदर उसको आप डिप करेंगे, यानी कि डुबो देंगे, ठीक है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण की जली विलयन में डुबोया जाता है तो होता क्या है कि जो आपने धातु की छड़ ली है और लवण के जली विलयन में जिसमें आपने उसको डुबोया है, तो उसके मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। तो जब इसी ही इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है, एक उपकरण मिलता है आपको, चित्र मैंने आपको नीचे दिखा रहा है, ठीक है। तो उस उपकरण को कहते हैं हम इलेक्ट्रोड, प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड जो होता है ना, इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। बैटरी ले लीजिए, सेल लीजिए किसी भी प्रकार के, आपने देखे होंगे घंटे में साल डालने वाले सेल, एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस। और एक डीसी बैटरी ले लीजिए, डीसी बैटरी में होता क्या है, एक जो मतलब
एक इलेक्ट्रोड प्लस का होता है और एक इलेक्ट्रोड माइनस का होता है, ठीक है। तो इनका बहुत ज्यादा महत्व है सेलों के अंदर। तो सेल को पढ़ने से पहले यदि आप इलेक्ट्रोड को समझ लेंगे तो प्लीज जो है आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। वीडियो को ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो लिख करके आना है, आप समझ गए होंगे। चलिए हम दोबारा इसको फिर समझ लेते हैं, दोबारा इसको फिर रिपीट कर लेते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को, प्यारे बच्चों, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में, यानी कि जो धातु आप लोगे उसी धातु में लवण का जलीय विलयन बनाना पड़ेगा और उसके अंदर उस धातु को डुबोना पड़ेगा और फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगेगा, जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं इस उपकरण को, ठीक है। इस उपकरण को इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप लिख कर आएंगे। फिर समझ लीजिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और लवण के जलीय विलयन के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है। तो इससे प्राप्त उपकरण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो चलिए हम इसको चित्र की सहायता से भी समझ लेते हैं। चित्र बनाकर दिखाया है, इसको ध्यानपूर्वक देखते रहे। तो यहाँ आपने देखा कि एक आपने बीकर ले लिया है और उस बीकर के अंदर आपने लवण का जली में ले लिया है और उसके अंदर एक आपने छड़ को डुबो दिया है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले मैंने आपको परिभाषा समझाई थी इलेक्ट्रोड की, कि जब किसी धातु की छड़ को, प्यार बच्चों, जैसे कि क्या है, धातु की छड़ है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबो दिया जाता है, ठीक है, उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबो दिया जाता है, तो होता क्या है, धातु की छड़ और लवण के जलीय विलयन के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है, जिसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। और इस उपकरण को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोड। तो ये जो चित्र दिखाया मैंने यहाँ पे बच्चों आपको बना के, बच्चों ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये जो चित्र है ना, ये इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो धातु की छड़ ले लिया आपने। याद रखना, बस आपको एक बात याद रखनी है कि धातु की छड़, यानी कि यदि आप जिंक लोगे तो यहाँ ZnSO4 का लवण का जलीय विलयन लेना पड़ेगा। यदि आप यहाँ कॉपर लोगे तो यहाँ कॉपर CuSO4 का लवण का जलीय विलयन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है बस। तो जैसे आप इस छड़ को लवण की जलीय विलयन के अंदर डुबो दोगे तो होगा क्या, लवण का जलीय विलयन और इलेक्ट्रोड के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है, ठीक है। इससे प्राप्त उपकरण को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये बस बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ें। यदि ये समझ में आ गया तो आप इलेक्ट्रोड विभव के बारे में समझ जाएंगे, ठीक है। पढ़ने वाले इलेक्ट्रोड के बारे में, प्यारे बच्चों, देखिए इलेक्ट्रोड, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्यारे बच्चों देखिए, तो इसमें आपको लिखकर किस प्रकार से आना है तो ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रोड पढ़ा था तो मैं आपको बताता हूँ गारंटी से, ये इलेक्ट्रोड विभव समझ में आने वाला है, ठीक है। जितना आप कुछ लिखोगे इलेक्ट्रोड का ही लिखोगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें मिला दिया जाएगा तो इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा आपको मिलाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव बन जाएगा। तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहां तक जो लिख दिए, जब किसी धातु की छड़ को, क्या लिखना है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तब धातु की छड़ तथा लवण के जलीय विलयन के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है, जिसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। इस विभवांतर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोड विभव को ई से शो किया जाता है। इसके बाद मैं आपको चित्र की सहायता से भी समझाऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चित्र की सहायता से आप समझेंगे, उससे पहले आप समझ लीजिए कि होता क्या है, फिर दोबारा समझेंगे इसको कि जब किसी धातु की छड़ को, प्यारे बच्चों ये बात याद रखनी है, धातु की छड़ लेनी है। यहाँ आप कॉपर की भी छड़ ले सकते हैं और जिंक की भी छड़ को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई सी भी छड़ लेगी, लेकिन आपको उसके बाद याद क्या रखना है, उसी धातु, यानी कि जो आपने छड़ ली है, यदि आप कॉपर की छड़ लोगे तो उसके साथ CuSO4 लेना पड़ेगा। यदि आप जिंक की छड़ लोगे तो उसके साथ आपको ZnSO4 का लवण का जलीय विलयन लेना पड़ेगा। तो इतनी सी बात आप याद रखेंगे। और जब आप उस जो लवण लिया आपने, कॉपर SO4 या CuSO4, जो भी आपने लवण लिया है, उस लवण का आपको जलीय विलयन बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो रोड ली है आपने, यानी कि Zn ली है, Zn के साथ ZnSO4 लोगे, तो वो जो आपने लवण का जलीय विलयन बनाया है उसको उसके अंदर आप डुबो दोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप उसके अंदर डुबो दोगे तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगेगा, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगेगा तो फिर क्या होगा, एक
पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, उस विभवांतर को हम क्या कहते हैं, उस विभवांतर को इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है, इसको ई से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है? ई से शो किया जाता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोड होता है, इसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड में कुछ भी अंतर नहीं है, केवल इस पंक्ति का अंतर है। ठीक है, केवल इस पंक्ति का अंतर है। यहां तक आपने इलेक्ट्रोड लिख दिया था, आपने एक पंक्ति बढ़ा दी है तो क्या बन गया? इलेक्ट्रोड बन गया। तो मैंने आपसे कहा था यदि आप इलेक्ट्रोड समझ गए तो इलेक्ट्रोड विभव समझ जाएंगे, और यदि इलेक्ट्रोड विभव समझ गए तो फिर मानिक इलेक्ट्रोड विभव समझ जाएंगे। यदि इनमें से किसी भी एक को आपने मिस किया तो तीनों आपको समझ में आने वाले नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो प्यारे बच्चे जो पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वेदो रसायन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर योर स्टडी, आपकी पढ़ाई में। ठीक है, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आप सामान देखते हैं यानी कि आप बैटरियां देखते हैं, उनमें सब में इलेक्ट्रोड होता है। यदि आप इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, तो फिर आप कैसे पढ़ पाओगे? तो चलिए अब हम इसके चित्र को समझ लेते हैं, और उससे पहले एक बार वो समझ लेते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जली विलयन में डुबोया जाता है, तब धातु की छड़ और लवण के जली विलयन के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है, जिसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और इसे इससे शो किया जाता है। तो अब प्यारा बच्चा हम इसको, तो मैंने बताया था आपको, अगर इलेक्ट्रोड समझ में आ गया तो आप इलेक्ट्रोड विभव को आराम से समझ जाओगे। तो देखिए जो चित्र है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही चित्र है जो आपने इलेक्ट्रोड में पढ़ा था। यदि इलेक्ट्रोड के समझ में आ गए, यदि इलेक्ट्रोड आपके समझ में आ गया तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो वही चित्र आपको यहाँ बनाना है, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन याद रखना, Zn की छड़ लोगे तो आपको ZnSO4 लवण का जली विलयन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर उस छड़ का उसके अंदर डुबो दोगे। ठीक है, डुबोने के बाद आप देखेंगे कि लवण का जली विलयन जो होगा और जो छड़ होगी उसके बीच, उसके मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने लगता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख कर आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इस प्रकार से जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपके मार्क्स कटने वाले नहीं है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए बने रहिए आप लास्ट तक। तो प्यार बच्चों, अब हम यहाँ समझ लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। इसको बहुत कहते हैं बच्चों इंग्लिश में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये बच्चों आपका जो इलेक्ट्रोड विभव है और जो इलेक्ट्रोड है, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोड, फिर पढ़ा आपने इलेक्ट्रोड विभव, अब पढ़ रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तीनों देखो यहाँ आ गए। पहले पढ़ा आपने इलेक्ट्रोड, दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव, और तीसरा यहाँ मानक लग गया तो क्या बन गया? मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे से लिंक हुए हैं, एक दूसरे के अनुसार, एक दूसरे के वजह से आप समझ सकते हो। एक समझोगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा, दूसरा समझोगे तो तीसरा समझ में आ जाएगा। यदि एक को भी मिस किया आपने तो समझिए आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, जो है, लेकिन है मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, लेकिन प्यारे बच्चों ये आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इस वीडियो को समझ करके। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो लॉन्ग हो रही है, बस आपके समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए समझ, आपको लिख करके आना है मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में कि देखिए हल्का सा अंतर है। आपको केवल इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आपने पढ़ा था, बस हल्का सा अपडेट कर देनी है, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, देखो जब किसी धातु की छड़ को, तो यहाँ आप ले लेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। कितना ले लेना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप ले लेना है, और एक वायुमंडलीय दाब ले लेना है। और बच्चों दाब कितना ले लेना है आपको? एक वायुमंडलीय दाब, राइट है ना? तो एक वायुमंडलीय दाब लेना है। तो आपने जो धातु ली थी, यानी कि उसी धातु के लवण के, तो धातु के लवण के एक मोलरता का तनु विलयन लेना है। यानी कि जो धातु ली है आपने, उसके जो विलयन है, तनु विलयन बनाया, तो कितना लेना है? एक मोलरता लेना है। यानी कि उसकी मोलरता कितनी होनी चाहिए? एक होना चाहिए। यदि मोलरता के बारे में नहीं जानते तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, वहां जाइए, आपको मोलरता के बारे में बहुत ही स्पेशल मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है, तो विलयन में डुबोया जाता है, क्या होगा कि तब धातु की क्षण और लवण के जली विलयन के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने, जिसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव
कहते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये दोनों सेम है, यानी कि समान है, एक दूसरे से लिंक है। तो आप देख रहे होंगे कि जो परिभाषा आपने इलेक्ट्रोड की लिखी थी वही आप इलेक्ट्रोड विभव की लिख कर आ रहे हैं, जो परिभाषा आपने इलेक्ट्रोड विभव की लिखी वही मानक इलेक्ट्रोड विभव की लिख रहे हैं। लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ पर 25 डिग्री आ जाएगा और 1 वायुमंडलीय दाब आ जाएगा, और जो आपने लवण का विलयन लिया है, ठीक है, तो वो 1 मोलरता का होना चाहिए। बस ये 3 बातें आपको यहाँ याद रख लेनी है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको आगे चित्र के द्वारा भी समझा दूंगा, लेकिन यहाँ समझ लीजिए एक बार और अच्छे से। तो किस प्रकार से, देखिए, जब किसी धातु की छड़ को, यानी कि धातु, वही वाली बात, धातु लेनी है, मान लो जिंक की लेनी है, तो लवण का जलीय विलयन लेना है आपको ZnSO4। यदि आपने कॉपर की धातु ली है तो आपको जलीय विलयन लेना है कॉपर का CuSO4 लेना है। यानी कि जिस धातु की छड़ लोगे उसी धातु का लवण का जलीय विलयन आपको बीकर के अंदर बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन आपको याद रखना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लेना है। कितना लेना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लोगे, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब उसी धातु की, आप जो धातु ली है, यानी कि धातु की जो छड़ ली है, उसी धातु के लवण के 1 मोलरता के, यानी कि 1 मोलरता के तनु विलयन, बच्चों कैसा विलयन है? तनु विलयन में डुबोया जाता है, याद रखना है, तनु विलयन में डुबोया जाता है। तब धातु की छड़ और लवण के जलीय विलयन के मध्य, जो आपने धातु की छड़ ली थी और जो आपने लवण का जलीय विलयन बनाया, तो लवण के जलीय विलयन के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है। क्या होने लगता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है, जिसके कारण एक विभवांतर, देखो आगे ना बात, देखो यहाँ पर इसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, आता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जैसे जिसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लिख कर आएंगे। और आपको एक बात पता होना चाहिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव को, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नोट से शो किया जाता है। ई के ऊपर क्या लगा दोगे आप? नोट लगा दो। ई नोट से प्रदर्शित किया जाता है, ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नोट से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बात और याद रखनी है, इलेक्ट्रोड विभव को ई से शो करेंगे, लेकिन मानक को आप ई नोट से शो करेंगे। ये आप अंतर समझना है, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल आएंगे वो आप तभी समझेंगे, ठीक है, इन दोनों में अंतर करने के बाद, ठीक है। ये दोनों अंतर आ गया समझ में। तो चलिए अब हम चित्र के द्वारा भी इसको समझाएंगे आपको, ठीक है, और अच्छा। तो देखिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया थी कि यदि आप इलेक्ट्रोड समझ गए तो इलेक्ट्रोड विभव समझ जाओगे, यदि इलेक्ट्रोड विभव समझ गए तो मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ जाओगे, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो आपने देखा कि इसको ई नोट से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिया और बीकर के अंदर एक धातु की छड़ ले ली है, ठीक है। तो अंतर क्या करना है आपको? देखिए पहले जो ये था, ये सारी बातें तो ये सेम है, लेकिन यहाँ जो लिखा है ना, ये थोड़ा सा आपको अलग लिखना है, क्योंकि बात आ रही है मानक की, ठीक है। मानक थोड़ा इसमें अंतर हो जाएगा मानक आने के बाद। तो आप जो धातु की छड़ लोगे वो Zn की लोगे, और जो विलयन लोगे वो ZnSO4 का होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप कॉपर की छड़ लेते तो आप यहाँ कॉपर SO4 लेते, CuSO4 लेते, ठीक है। अब क्या किया आपने? तो आपको ताप रखना है कितना? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन टेम्परेचर आपको ताप रखना है, ठीक है। एंड 1 ATM प्रेशर, यानी कि आपको जो दाब रखना है वो ATM प्रेशर रखना है। कितना? 1 ATM प्रेशर रखना है। तो ये एक ये डिफरेंस हो गया थोड़ा सा। लेकिन जो विलयन लिया आपने ZnSO4 लवण का जलीय विलयन जो लिया है, इसकी मोलरता 1 होनी चाहिए, ठीक है। याद रखना इसकी मोलरता कितनी होनी चाहिए? 1। अब ये चित्र समान हो गया, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस लिख दिया, जो कि हमने इसको परिभाषा में भी लिखा था, ठीक है प्यारा बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब Zn की छड़ को आप इसके अंदर डुबो दोगे, यानी कि ZnSO4 लवण के जलीय विलयन के अंदर डुबो दोगे, तो रोड और लवण के जलीय विलयन के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगेगा। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगेगा, जिसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी कि विभवांतर को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप लिखकर आते हैं एग्जाम के अंदर, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपके नंबर नहीं कटेंगे, जितना क्वेश्चन आएगा इतने ही क्वेश्चन के नंबर आपको मिलने वाले हैं। और एक होगा कि यदि आप इस प्रकार से लिखाएंगे तो एग्जाम को लगेगा कि बच्चा बहुत ज्यादा मेहनती है और पढ़ने वाला है। यदि आप ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन यदि 5 में आएगा तो आपको 5 के 5 ही देगा, क्योंकि आप लिखोगे ही इतने हाई लेवल से, ठीक है। और आपको मैंने अच्छे से समझा भी दिया है, एक्सप्लेन भी समझ दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। तो प्लीज मेरी जो वीडियो है लास्ट वाली, उन सभी को भी देख लीजिए और इनको भी देख लीजिए, ठीक है, तो ताकि आप एग्जाम में और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगी है आपको, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।